आज हम लेकर आए हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल सीरीज के फोर्थ पार्ट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें हम मुजान की असली शक्ति को देखने वाले हैं और योरिची की बैक स्टोरी के बारे में हमें और भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो किसी भी पार्ट को मिस करने की गलती मत करना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मुजान एक ही झटके में लेडी तमायो के सिर को पूरी तरीके से क्रश कर देता है। लेडी तमायो के मरते ही योशिरो को झटका लगता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वह गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मुजान। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कैरिया को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था क्योंकि मुजान ने कई सारे डीमन स्लेयर्स को मार दिया था और इन सब का दोषी वह अपने आप को समझता है। उसे लगता है कि अगर वह अच्छे से मैनेज करता तो इतने सारे डीमन स्लेयर्स मारे न जाते। जिसके बाद उसकी बड़ी बहन उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अपने आप को दोषी मत ठहराओ और जल्दी से दूसरा ऑर्डर दो। जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके फादर, ग्रैंडफादर और बाकी सभी ने इसी सेम प्रेशर का सामना किया है और इसीलिए वह अपना सारा फोकस अपने काम पर लगाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं डीमन स्लेयर क्रो को, जो कि सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि मुजान अपने कोकून से बाहर निकल चुका है और सभी हशरों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और यह सुनते ही मित्सुरी और ओबनाई बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं क्योंकि जहां बाकी सारे हशरों ने अपने अपने अपर मून्स को हरा दिया है, वहीं मित्सुरी और ओबनाई अभी भी नाकिमे से फाइट कर रहे हैं। और ये सारी बात मित्सुरी सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से कोई खींच लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं तांजिरो और ग्यू को, जो कि मुजान के आमने सामने थे। और तभी तांजिरो को याद आने लगते हैं वो सभी इंसिडेंट जो कि मुजान की वजह से हुए थे और इसलिए वह सिर्फ मुजान को मार देना चाहता था। लेकिन तभी ग्यू तांजिरो को शांत रहने के लिए कहता है और वही मुजान कहता है, जितने भी डीमन स्लेयर्स के परिवार या दोस्त मारे जा चुके हैं वह सिर्फ मुझसे एक ही बात कहते हैं कि वो मुझे मार देंगे, लेकिन वो मुझे कभी मार ही नहीं पाए और इसीलिए उन्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि अंत में जीना ही सब कुछ होता है। और तो और मुजान ये तक कह देता है कि एक्चुअल विलन मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो जो कि हमेशा फाइट करना चाहते हो और वहीं मैं जो कि हमेशा फाइट से दूर रहता हूं। और ये सारी बकवास सुनने के बाद तांजिरो का खून खौलने लगता है। शांत तरीके से तांजिरो कहता है, तुम्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। और तभी मुजान अपने पहले अटैक को लॉन्च करता है जिसे दो इजीली डॉज करते हैं। जिसके बाद ग्यू यूज़ करता है अपने वाटर ब्रीदिंग के 11वें फॉर्म को, जिससे कि वो मुजान के कई सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अपने अगले अटैक से ही मुजान की स्पीड बहुत ज़्यादा बाहर जाती है और तांजिरो इन अटैक्स को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा था और तभी एक अटैक तांजिरो के राइट आई पर लगती है, जिससे उसकी राइट आई बहुत ही बुरी तरीके से कट जाती है। जिसके बाद ग्यू तांजिरो को कैसे ना कैसे कर मुजान से दूर ले जाता है और उसे समझाता है कि मुजान बाकी सारे अपर मून से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो प्लीज़ उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहकर फाइट करो। जिसके बाद मुजान उनसे पूछता है, किलान क्या तुम्हें लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो? ग्यू और तांजिरो को भी इस बात पर पूरा डाउट था और तभी मुजान के पास एक सिग्नल आता है नाकीमे का, जो कि मुजान को बताती है कि ओबानाई और मित्सुरी दोनों ही मारे जा चुके हैं और अब वो फ्रीली इन्फिनिटी कैसल को मूव कर सकती है। जो सुनकर मुजान और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने अटैक को तांजिरो और ग्यू पर बहुत तेज़ी से करता है। मुजान पर अटैक करना तो दूर की बात, तांजिरो ढंग से डॉज भी नहीं कर पा रहा था और क्योंकि तांजिरो का एक आई डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इसीलिए वो अपने सेंस ऑफ स्मेलिंग का यूज़ करता है मुजान के अटैक्स को डॉज करने के लिए। लेकिन मुजान इतना ज़्यादा फास्ट था कि तांजिरो उन्हें स्मेल ही नहीं कर पा रहा था और तभी तांजिरो एक दीवार पर जाकर टकराता है। इसी का मौका देखकर मुजान अपना एक स्पेशल अटैक तांजिरो को खत्म करने के लिए यूज़ करता है। लेकिन तभी सीलिंग तोड़ते हुए एंट्री होती है हमारी लव हाशिरा मित्सुरी की, जो कि आते ही मुजान पर अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज़ करती है। लेकिन इन अटैक से मुजान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और मित्सुरी का होना या ना होना मुजान के लिए एक बराबर था, जो देखकर मित्सुरी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ओबानाई, जो कि तांजिरो को उस अटैक से बचा चुका था, और इन दोनों को देखकर मुजान बहुत ही गुस्से में नाकीमे से पूछता है, आखिर वहां पर चल क्या रहा है? और तभी हम देखते हैं युशिरो को, जो कि नाकीमे के ब्रेन को कंट्रोल कर रहा था उसके यूनिक ब्लड डिमन आर्ट से। और इस पॉइंट पर नाकीमे वही कर रही है जो कि उसे युशिरो करवा रहा है। फिर युशिरो कहता है, लेडी तमायो को मारकर तुमने गलती कर दी है। और इतने में ही पूरा इन्फिनिटी कैसल हिलने लगता है, जो देखकर सारे डिमन स्लेयर्स कंफ्यूज होने लगते हैं। और वहीं मुजान का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जो देखकर मित्सुरी सिर्फ यही प्रे कर रही थी कि ग्योमे यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ जाए। और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर युशिरो मित्सुरी से कह रहा होता है, तुम नाकीमे का ध्यान भटकाओ, मैं उसे कंट्रोल में ले लूंगा। तो अब तुम लोग समझ चुके होंगे कि वो हाथ युशिरो का था। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर मुजान अपनी पूरी ताकत लगा देता है नाकीमे पर अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए, और वहीं युशिरो भी पूरा जोर लगा रहा था। तभी युशिरो के पास में खड़ी रीडा हुआ डिमन स्लेयर उसे ऑफर देता है कि बोला, तुम मेरा ब्लड पी लो जिससे तुम्हें पावर मिल जाएगी। लेकिन वहीं युशिरो उसे चुप रहने के लिए कहता है।
मुजान धीरे धीरे नाकीमे पर अपना कंट्रोल वापस लेने लगता है कि तभी ओबानाई, मित्सुरी, घियू दोनों ही मुजान पर अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करते हैं, जिससे मुजान पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी यूशिरो नाकीमे पर अपना कंट्रोल वापस ले लेता है और जिस फ्लोर पर मुजान खड़ी को यूशिरो नाकीमे की मदद से गायब कर देता है, जिससे कि मुजान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करता है और नाकीमे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले कि पूरा इन्फिनिटी कैसल डिस्ट्रॉय होता, यूशिरो अपनी पूरी ताकत लगा देता है सारे हाशिरा और डिमन स्लेयर्स को बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद हम देखते हैं पूरा इन्फिनिटी कैसल डिस्ट्रॉय हो चुका था और सारे हाशिरास और डिमन स्लेयर्स रियल वर्ल्ड में आ चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल से बाहर आ चुका था, और वहीं दूसरी तरफ केरिया बहुत ही परेशान हो रहा था क्योंकि सनराइज होने में अभी भी 1 घंटा और 30 मिनट बाकी है और इतने देर तक मुजान को रोके रखना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी तंजीरो अपने आसपास देखता है और उसे पता चलता है कि ग्यू, ओबानाई और मित्सुरी तीनों ही सही कंडीशन में हैं। इन तीनों को ठीक ठाक देखकर तंजीरो मुजान को ढूंढने के लिए जाता है। इसके बाद मुजान मलबे से बाहर निकलता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग मुझे सनराइज होने तक रोक सकते हो? अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। इसके बाद मुजान अपना अटैक लॉन्च करता है और जवाब में तीनों हाशिरा भी अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करते हैं। इतने सारे अटैक्स के बाद ओबानी जैसे तैसे कर मुजान के गले पर वार करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे ओबानी की तलवार आगे जा रही है वैसे वैसे मुजान का गला हील होते जा रहा है, जिसका मतलब है कि मुजान का रीजनरेशन लगभग गॉड लेवल है। तीनों हाशिरा मुजान के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। इसी का मौका देखकर मुजान तीनों को खत्म करने के लिए पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तभी कई सारे डिमन स्लेयर्स आकर हाशिरास को बचा लेते हैं। इतने सारे डिमन स्लेयर्स को मरते हुए देखकर तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तंजीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वह खून की उल्टियां करने लगता है। तभी मुजान एक्सप्लेन करता है कि जो लोग मेरे एक ही अटैक से मर जाते हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर वे नहीं मरे तो उनको बहुत ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे कि वो तड़प तड़प कर मरते हैं, क्योंकि मुजान अपने अटैक के दौरान ही अपोनेंट के अंदर अपना ब्लड इंजेक्ट कर देता है। मुजान कहता है, तुम सभी को तो पता ही होगा कि अगर मुजान का ब्लड किसी इंसान के अंदर जाता है तो उसकी हालत क्या होती होगी। मैंने अपना इतना सारा ब्लड तुम्हारे अंदर डाल दिया है कि तुम डीमन बनने से पहले ही मर जाओगे। फिर हम देखते हैं नेज़ुको को, जो कि अभी तक सो रही थी, लेकिन तभी वह अचानक से उठती है, जिस पर साकोंजी उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन नेज़ुको बिना कुछ बोले ही वहां से भागने लग जाती है। इसे देखकर उजुई और शिंजू क्रिया से पूछते हैं कि क्या उन्हें नेज़ुको को रोकना चाहिए, जिस पर क्रिया का मानना था कि उसे मुजान अपने ब्लड से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वह कुछ ऑर्डर दे पाता उससे पहले ही काग्या की स्पिरिट उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती हैं कि उसे जो करना है करने दो, जिस पर किरिया न चाहते हुए भी उन्हें मना करता है कि नेज़ुको को मत रोको। लेकिन वहीं साकोंजी, जो कि अभी तक नेज़ुको का पीछा कर रहे थे, पर नेज़ुको की स्पीड बहुत ज्यादा थी। असलियत में उसके भाई की स्पिरिट उसे रास्ता दिखा रही थी कि आखिर तंजीरो कहां पर है और वह जल्दी से जल्दी तंजीरो के पास पहुंच जाए। तभी नेज़ुको एक पहाड़ की क्लिफ से नीचे कूद जाती है और यह देखकर साकुंजी बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि लेडी तमायू की मेडिसिन ने नेज़ुको पर काम ही नहीं किया और वह अभी भी एक डीमन ही है। और वहीं मित्सुरी और ओबाने मुजान से लड़ रहे थे, लेकिन ये दोनों हाशिरा मुजान के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे और ये बस टिके हुए थे तो डिमन स्लेयर मार्क की वजह से। लेकिन फिर भी मित्सुरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और तो और इस पॉइंट पर मित्सुरी को मुजान के कई सारे अटैक्स लग चुके थे और जैसे ही मुजान अपना दूसरा अटैक करता है तभी उसका टेंटेकल अचानक से तबाह हो जाता है और फाइनली बैटलफील्ड में एंट्री होती है ग्योमे की, जिसे देखकर मित्सुरी रिलीफ महसूस करती है, जिस पर ग्योमे कहता है माफ करना देरी करने के लिए। और इतने में ही मुजान के पीछे से सानेमी की एंट्री होती है, जो कि मुजान को 2 हिस्सों में काट देता है। मुजान अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, जिसके बाद वो बहुत सारे लिक्विड्स की बोतल मुजान के ऊपर फेंकता है, जिनको मुजान काट देता है, लेकिन उससे मुजान की पूरी बॉडी पर लिक्विड्स फैल जाते हैं। और इतने में ही सानेमी माचिस की तीली को उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे कि मुजान की पूरी बॉडी जलने लगती है। फिर हम देखते हैं ग्यू को, जो कि जोर से चिल्लाते हुए मुराटा से कहता है जल्दी से जल्दी तंजीरो को किसी सेफ जगह पर ले जाओ और उसे ट्रीट करने की कोशिश करो। और वह वैसा ही करता है, लेकिन यहां पर मुराटा को इस बात की खुशी थी कि ग्यू को उसका नाम याद है। फिर सीन चेंज होता है और हम तंजीरो के सपने को देखते हैं, जहां पर वह किसी घर के पास में था और वह घर तंजीरो को जाना पहचाना सा लग रहा था कि तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है, जो कि तंजीरो को दूसरे इंसान की तरफ इशारा करके दिखाती है, जिसे देखकर तंजीरो समझ जाता है कि यही असली सन ब्रीदिंग का यूजर योरिची है। फिर हम वापस देखते हैं जहां मुराता किसी न किसी तरह तंजीरो को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सडनली तंजीरो सांस लेना बंद कर देता है। यह देखकर मुराता बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम फिर से तांजीरो के सपने में जाते हैं, जहां योरिची कहता है कि एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इसके बाद तांजीरो कहता है जब हम पहली बार मिले थे तब सुमियोशी कितनी छोटी थी, लेकिन अब देखो वह कितनी बड़ी हो चुकी है। फिर तांजीरो को रियलाइज होता है कि वह अपने एंसेस्टर यानी सुमियोशी की मेमोरीज में है। इसके बाद योरिच कहता है कि इस दुनिया में पैदा होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है और यह दुनिया हर तरफ से बहुत खूबसूरत है। इसके बाद उसे अपनी माँ की याद आती है, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान थी। वह हमेशा योरिची के लिए प्रेयर किया करती थी, क्योंकि उस समय सबका मानना था कि योरिची बहुत अनलकी है। अगर तुम्हें नहीं पता कि आखिर योरिच को अनलकी क्यों माना जाता था, तो तुम इसका पार्ट 3 देख सकते हो, जहां हमें उसकी बैक स्टोरी के बारे में काफी कुछ पता चला था, लेकिन सब कुछ नहीं।
वो हमें इस वीडियो के आगे पता चलेगा। और इतना ही नहीं, मिचिकात्सु भी योरिची की बहुत ज्यादा परवाह करता था, भले ही उसे योरिची से बात करने के लिए मारा जाता था। इसी दौरान मिचिकात्सु ने योरिची को एक फ्लूट भी दिया था। फिर जिस रात योरिची की माँ की डेथ हो जाती है, उसी रात योरिची अपना घर छोड़कर चला जाता है। घर से भागने के बाद योरिची एक दिन और एक रात तक सिर्फ दौड़ता ही रहता है। इसी दौरान उसे एक लड़की दिखती है जो लगभग योरिची की उम्र की ही थी। योरिची उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वह लड़की बताती है कि किसी बीमारी के कारण उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और अब वह अकेली बची हुई है। इसीलिए वह कुछ टैडपोल्स को अपने घर ले जाना चाहती थी। वहीं खड़े खड़े दिन से शाम हो जाती है, लेकिन वह लड़की न कुछ बोलती है और न ही कोई मूवमेंट करती है। रात होने के बाद वह लड़की उन टैडपोल्स को वहीं छोड़ देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वे टैडपोल्स अपनी फैमिली से अलग हो जाएं। फिर योरिच कहता है कि उन टैडपोल्स की बजाय क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं। यह सुनकर वह लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। योरिची पूरी स्टोरी तांजिरो के एंसेस्टर को खुद ही नरेट कर रहा होता है। फिर योरिच कहता है कि उस लड़की की आंखें बिल्कुल ऑब्सिडियन की तरह थीं और उसका नाम था यूता। इसके बाद से वे दोनों एक साथ रहने लगे। योरिची जो कभी कुछ नहीं बोलता था, वहीं उसका ऑपोजिट यूता थी जो दिन रात बस बातें ही करती रहती थी। योरिची एक कटी हुए पतंग की तरह था जिसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा, लेकिन यूता ने उसकी डोर संभाली और उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने का सपना दिया। इसके बाद हम देखते हैं 10 साल बाद का सीन, जहां यूता अपने प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में होती है। योरिची एक मिडवाइफ को लेने के लिए गांव जाता है, क्योंकि वह गांव से बहुत दूर रहता था। उसका प्लान था कि वह शाम होने से पहले घर वापस आ जाएगा, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े इंसान से होती है जो पहाड़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। सीन ऐसा था कि उस बूढ़े इंसान का बेटा एक वॉर में जख्मी हो गया था और वह अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता था। योरिच उसकी मदद करता है और उस बूढ़े इंसान को उसके बेटे से मिलवा देता है। इस पूरे वक्त में योरिच को समय का पता ही नहीं चलता और सुबह से रात हो जाती है। वह दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है, लेकिन किसी आम कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि योरिच की वाइफ मारी जा चुकी होती है और यह काम किसी डिमन का था। यह कहानी सुनते हुए तांजिरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर योरिच कहता है, जो चीज तुम्हारे लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर तुमने उसे संभाल कर नहीं रखा तो कोई भी आकर उसे तबाह कर देगा। इस इंसिडेंट के बाद लगभग 10 दिनों तक योरिची अपनी वाइफ की लाश को गोद में लेकर बैठा रहता है बिना हिले डुले। तभी वहां एक डिमन स्लेयर आता है डिमन को ढूंढते हुए, लेकिन बदले में उसे कोई और ही मिल जाता है। आखिरकार उस डिमन स्लेयर के इंसिस्ट करने पर योरिची अपनी वाइफ को प्रॉपर तरीके से दफना देता है। फिर योरिची कहता है, मेरा बस इतना सा सपना था कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीऊं। क्या यह सपना इतना बड़ा था? योरिच का यह सपना अब कभी पूरा नहीं होने वाला था, जबकि उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद योरिच को डिमन्स के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है और वह डिसाइड करता है कि वह एक डिमन स्लेयर बनेगा। योरिच देखता है कि उस समय के डिमन स्लेयर्स सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ के दम पर लड़ रहे हैं, इसीलिए वह सभी को ब्रीदिंग स्टाइल्स यूज करना सिखाता है। हालांकि कोई भी सन ब्रीदिंग को पूरी तरह सीख नहीं पाता, लेकिन इससे इंस्पायर होकर सभी अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल्स क्रिएट करते हैं। यहां तक कि मिचिकात्सु ने भी डिमन स्लेयर्स को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर योरिची की पहली मुलाकात मुजान से कैसे हुई। डिमन स्लेयर बनने के कुछ सालों बाद ही योरिची 1 की मुलाकात मुजान की बुत्सुजी से होती है। मुजान को पहली बार देखते ही योरिची समझ जाता है कि उसका जन्म इसी को मारने के लिए हुआ है। वहीं मुजान भी पर्सनली योरिची को अपने हाथों से मारना चाहता था, क्योंकि योरिची सभी डिमन स्लेयर्स को ब्रीदिंग स्टाइल सिखा रहा था। बिना टाइम वेस्ट किए मुजान अपना पहला अटैक लॉन्च करता है, जिसे योरिची आसानी से डॉज कर लेता है। उस अटैक को देखकर योरिची समझ जाता है कि अगर एक भी अटैक उसे हिट हुआ तो वह बेहद खतरनाक होगा। और क्योंकि योरिची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड देख सकता था, इसलिए उसे यह भी समझ में आ जाता है कि मुजन के अंदर 7 दिल और 5 ब्रेन्स थे। मुजन के इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी योरिची बिना टाइम वेस्ट किए सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म्स को एक साथ मिलाता है और 13वां सन ब्रीदिंग फॉर्म सीधे मुजान पर यूज करता है। इस अटैक से मुजान की बॉडी कई टुकड़ों में बिखर जाती है। वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी बॉडी रीजनरेट नहीं हो पा रही थी। वह अपने कटे हुए हाथों का इस्तेमाल करके अपने हेड को सही जगह पर रखने की कोशिश करता है ताकि उसका सिर फिर से जुड़ जाए, लेकिन क्योंकि योरिच ने उसे ब्राइट रेड स्वॉर्ड से काटा था, इसीलिए उसकी बॉडी रीजनरेट नहीं कर पा रही थी। फिर योरिच मुजान से पूछता है, तुम्हारे लास्ट वर्ड्स क्या है? इस एक अटैक से ही मुजान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। तभी योरिच की नजर लेडी तमायो की तरफ जाती है, जो योरिच को मारने के बजाय इस उम्मीद से उसकी तरफ देख रही होती है मानो वह चाहती हो कि मुजान मारा जाए। इसी वजह से योरिची मिस तमायो को कुछ नहीं करता और सीधे मुजान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मुजान खुद को हजारों टुकड़ों में ब्लास्ट कर लेता है। योरिची उन 1800 टुकड़ों में से सिर्फ 1500 टुकड़ों 1500 टुकड़ों को ही काट पाता है। जो बाकी टुकड़े बच जाते हैं वे कहीं जाकर मुजान की बॉडी को दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। वहीं मिस तमायो जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मुजान को मर जाना चाहिए था। तभी उसे शॉक लगता है, क्योंकि उसने मुजान का नाम लिया लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद योरिची लेडी तमायो के पास आता है। तब तमायो उसे बताती है कि कैसे मुजान ही सभी डिमन्स का ओरिजिनेटर है और अब वह तब तक सामने नहीं आएगा जब तक योरिची जिंदा है। लेडी तमायो यह भी बताती है कि अब से वह डिमन स्लेयर्स का साथ देगी। वहीं तांजिरो, जो ये पूरी कहानी सुन रहा था, पूरी तरह हैरान हो जाता है कि यह लड़की वही मिस तमायो है
इसके बाद योरिची डिमन स्लेयर हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि उसका भाई मिचिकात्सु अब एक डिमन बन चुका है। जब सभी डिमन स्लेयर्स को यह पता चलता है कि योरिची ने मुजान को जाने दिया, तो वे सभी योरिच पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। और इतना ही नहीं, योरिच ने लेडी तमायो को भी जाने दिया था, जिसके पास मुजन के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। और तो और इतना ही नहीं, सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि योरिची को मौत की सजा सुना दी जाए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस टाइम के न्यूली हेड ने इस बात की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि योरिची मारा जाए। और तो और योरिची ने अपना बेस्ट दिया था, इसलिए वह मौत की सजा को डिले कर देता है और उसे डिमन स्लेयर कॉर्प्स से बाहर निकाल दिया जाता है। इस कहानी के आखिर में योरिची कहता है, ना ही मैं मुजान को मार पाया और ना ही मैं अपनी फैमिली को बचा पाया, और आगे चलकर जितने भी लोग मारे जाएंगे उसका दोषी योरिची अपने आप को समझता है। वहीं तांजीरो, जो यह बात सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह कहे क्या। और तो और इसमें योरिची की कोई भी गलती नहीं थी। फिर हम देखते हैं सुमिरे को, जो कि तांजीरो के एंसेस्टर की बेटी है। वह योरिची के पास जाकर उसे गोद में लेने के लिए कहती है। योरिची तांजीरो के एंसेस्टर से परमिशन लेकर उसे गोद में खिलाने लगता है, जिससे खुश होकर सुमिरे बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। सुमिरे को इतना ज्यादा खुश देखकर योरिची रो पड़ता है। तभी वहां सुमियोशी की वाइफ आती है, जो योरिची को इस हालत में देखकर उसे चुप कराती है और शाम के खाने में इन्वाइट करती है। इसके बाद फाइनली हम बैटलफील्ड में देखते हैं, जहां पर ग्योमे नोटिस करता है कि मुजान की स्पीड हर एक अटैक के साथ बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रही है, और मित्सुरी सिर्फ अपनी लक की वजह से ही मुजान के अटैक्स को डॉज कर पा रही थी। इसके बाद मुजान स्पेशली मित्सुरी पर हमला करता है, जिससे उसका राइट शोल्डर बहुत ही गंदी तरीके से कट जाता है। मित्सुरी को बचाने के लिए सभी हाशिरा मुजान पर टूट पड़ते हैं और बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को रोक पाते हैं। इसके बाद ओबनाई मित्सुरी को एक सेफ जगह पर ले जाता है और वहां एक डिमन स्लेयर से कहता है, जल्दी से जल्दी योशिरो को ढूंढो, क्योंकि वही मित्सुरी को ठीक कर सकता है। हालांकि मित्सुरी अभी भी लड़ना चाहती थी, लेकिन ओबनाई मना कर देता है। तभी मित्सुरी उसे रोकती है और कहती है, प्लीज मरना मत। इसके बाद ओबनाई बैटलफील्ड की ओर दौड़ रहा होता है। उसके मन में यही ख्याल चल रहा होता है कि काश वो और मित्सुरी एक नॉर्मल दुनिया में आम लोगों की तरह मिले होते। लेकिन फिर वो खुद से कहता है, जो भी हो, सबसे पहले मुझे मरना होगा और इस ब्लड लाइन से छुटकारा पाना होगा। दौड़ते हुए ओबनाई के चेहरे की बैंडेज उसके मुंह से गिर जाती है और पहली बार हम उसका चेहरा साफ देखते हैं, जहां उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा कट होता है। मन ही मन ओबनाई मित्सुरी से कहता है, मैं एक बहुत ही गंदी ब्लड लाइन से हूं, जो हमेशा सिर्फ अपना फायदा देखती है। आगे ओबनाई बताता है कि उसकी फैमिली किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं थी। उनके पास अंधा पैसा था, लेकिन 370 साल बाद उस फैमिली में जो पहला लड़का पैदा होता है वो था ओबनाई। उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो ओबनाई को बेच देंगे। हालांकि उसे बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों का रंग अलग होने की वजह से उसे जिंदा रखा गया ताकि बाद में मारा जा सके। यहां हम देखते हैं कि ओबनाई की फैमिली एक डिमन की पूजा करती थी। वही डिमन उन्हें ऑर्डर देता है कि ओबनाई को जिंदा रखा जाए, और उसी डिमन के ऑर्डर पर उसकी फैमिली ओबनाई को काट देती है और उसे एक जेल में बंद कर देती है। उसी जेल में ओबनाई को एक सफेद रंग का सांप मिलता है। जैसे तैसे ओबनाई खुद को आजाद करता है और वहां से भाग निकलता है, लेकिन यह बात उस डिमन को पता चल जाती है और वो ओबनाई को पकड़ लेता है। जैसे ही डिमन ओबनाई को मारने वाला होता है, तभी एंट्री होती है फ्लेम हाशिरा शिंजुरो की। वो आते ही अपने फ्लेम ब्रीदिंग से उस डिमन को मार देता है। इसके बाद ओबनाई एक डिमन स्लेयर बन जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद ओबनाई को ऐसा लगता है कि उसके मरे हुए फैमिली मेंबर्स हमेशा उसे देख रहे हैं, उसके साथ हैं। इसीलिए ओबनाई ठान लेता है कि वो मुजान को मारकर खुद भी मर जाएगा और इस गंदी बॉडी से आजाद हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से रिबॉर्न होगा और इस बार मित्सुरी से जरूर अपने दिल की बात कहेगा। फिर हम देखते हैं नेजुको को, जो अब बैटलफील्ड के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। वहीं काकुशी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कोई आम लोगों को बैटलफील्ड से दूर ले जा रहा होता है, तो कोई मलबे में फंसे लोगों को बचा रहा होता है। तभी काकुशी को मलबे के नीचे दबी हुई एक बिल्ली दिखती है। जैसे ही वो उस बिल्ली को बाहर निकालते हैं, वो अचानक दौड़ने लगती है और सीधे बैटलफील्ड की तरफ भाग जाती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि ओबनाई चालाकी से मुजन का एक हाथ काट देता है। ओबनाई जानता है कि अब वो मारा जाएगा, इसीलिए वो अपने आप को तब तक बेहोश नहीं होने देगा जब तक सनराइज होने में सिर्फ 1 सेकंड बाकी न रह जाए। वहीं हम गियो को देखते हैं, जो अब बेहद ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। इतना कमजोर कि मुजान के एक ही अटैक से उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। लेकिन तभी ओबनाई और ग्योमे आकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद सानिमी गियो को एक तलवार फेंक देता है और कहता है, अगर तुम्हें इतना ही मरने का शौक है तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। गियो उस तलवार को पकड़ता है और अपनी वाटर ब्रीदिंग से मुजन पर हमला करता है और कहता है, मैं सबसे आखिर में हार मानूंगा। मुजान सोचता है कि ये सारे हाशिरा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा जिद्दी निकले, लेकिन उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सभी हाशिराओं में उसका जहर बहुत ज्यादा फैल चुका था और थोड़ी ही देर में ये सभी मारे जाने वाले थे। ये देखकर सनमी और ग्योमेई समझ जाते हैं कि उनकी बॉडी में जो पॉइजन है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। सभी हाशिराओं की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वे लगभग अपना फोकस खोने ही वाले होते हैं कि तभी वहां लेडी तमायो की कैट आ जाती है। उसकी पीठ पर जो बैग था उससे कई सारे एंटीडोट निकलते हैं और ये एंटीडोट सभी हाशिरा अपने अपने हाथों में इंजेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मुजन उस बिल्ली को काट देता है और सोचता है कि आखिर वो चीज क्या थी। वहीं दूसरी तरफ सभी हाशिराओं की बॉडी में मौजूद जहर खत्म हो चुका होता है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिलती है और अब वे पहले की तरह मुजान से फाइट कर सकते हैं।
ग्योमे यह देखकर समझ चुका होता है कि यह सिर्फ एक टेम्पररी इलाज है जो उनकी बॉडी पर ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसकी मदद से वे मुजान को और ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। यह देखकर मुजान गुस्से में अपने अटैक्स को रैंडम करने लगता है, जिन्हें हाशिरा किसी तरह से नियरली डॉज कर पा रहे थे। इसके बाद ओबनाई सोचता है कि पूरी फाइट में उसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बचपन में कोई भी भारी काम नहीं किया था। जो सबसे भारी चीज उसने अपने बचपन में उठाई थी वो थी चॉपस्टिक्स, और जो सबसे बड़ा काम उसने किया था वो था उन्हीं चॉपस्टिक्स से गड्ढा खोदकर जेल से बाहर निकलना। ओबनाई को याद आता है कि मैसेंजर क्रो ने सभी को बताया था कि मुइचिरो ने अपनी तलवार को ब्राइट रेड ब्लेड में कन्वर्ट किया था, और वो भी सिर्फ तलवार को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ने की वजह से। इसके बाद ओबनाई अपनी सारी ताकत अपनी ग्रिप पर लगा देता है और इंटेंशनली उसकी तलवार ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत अपने ब्लेड पर लगा दी थी उसे चक्कर आने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मुजान ओबनाई पर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है। ओबनाई जो कि वहां से हटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी और उसे सिर्फ अपने हाथ ही फील हो रहे थे। तभी गियू आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मुजन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि गियू भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाता। लेकिन तभी अचानक ओबनाई हवा में छलांग मारता है और मुजान के अटैक को डॉज कर लेता है। इसी का मौका देखकर मुजान उस पर बीच हवा में हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका एक हाथ कट जाता है। यह देखकर मुजान बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और इतने में ही उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। मुजान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी भी हशरा ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था, तो उसे लगता है कि यह लेडी तमायो का किसी तरीके का ब्लड डेमन आर्ट होगा। लेकिन मुजान इन अटैक्स को फील क्यों नहीं कर पा रहा था। तभी मुजान अपनी सुनने की तकनीक से यह पता लगा लेता है कि यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि 3 डेमन स्लेयर्स हैं जो उस पर इनविजिबल होकर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए मुजान अपने अटैक को उन तीनों के ऊपर लॉन्च करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वे तीनों डेमन स्लेयर्स और कोई नहीं बल्कि जनित्सु, इनोसुके और कनाओ हैं, जिनके ऊपर से मुजान ने वे सील काट दिए थे जो कि यूशिरो का ब्लड डेमन आर्ट था। इन तीनों को देखकर गियोमे कहता है, शुक्र है कि तुम तीनों जिंदा हो। इसके बाद इनोसुके जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं कभी भी नहीं मर सकता क्योंकि मैं अमर हूं और मेरे पास ऐसे कई सारे सील्स हैं जिनसे मैं इनविजिबल हो सकता हूं। यह सुनकर मुजान उस पर हमला करता है, लेकिन तभी ओबेनाई मुजान के दोनों हाथ काट देता है। इससे सभी को पता चलता है कि ब्राइट रेड स्वॉर्ड होने से मुजान की रिजनरेशन कुछ हद तक स्लो हो जाती है। यह देखकर सानेमी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में ही कानाओ और जनित्सु फिर से अपने माथे पर सील लगा लेते हैं और दोबारा इनविजिबल हो जाते हैं और मुजन पर हमला करते हैं। जनित्सु यूज करता है थंडर ब्रीडिंग फर्स्ट फॉर्म और कानाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीडिंग फोर्थ फॉर्म, जिस पर मुजान कहता है, तुम्हारे इन अटैक से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी वहां ओबेनाई आता है और यूज करता है सर्पेंट ब्रीडिंग थर्ड फॉर्म टाइटैनिक कॉयल। इसी का फायदा उठाकर गियोमे अपने दोनों वेपन्स को एक साथ टकराकर उन्हें ब्राइट रेड में कन्वर्ट कर देता है और इसी ब्राइट रेड वेपन से गियोमे मुजान के राइट कंधे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और यह देखकर गियू और सानेमी दोनों ही अपने अपने वेपन को एक साथ टकराकर उन्हें ब्राइट रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तभी वहां एक मैसेंजर क्रो आता है जो सभी से कहता है कि सनराइज होने में अभी भी 1 घंटा और 3 मिनट बाकी हैं। फिर हम तांजीरो को देखते हैं जो अभी भी होश में नहीं आया था। वहीं योशिरो तांजीरो को बहुत सारे इंजेक्शन लगा रहा था, जिससे मुराता परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे इतने सारे इंजेक्शन लगाना ठीक नहीं होगा। इस पर योशिरो बड़े ही गुस्से में कहता है कि तांजीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वह हर वह कोशिश करेगा जो उसके बस में हो पाएगी। फिर डेमन स्लेयर्स तांजीरो के हाथ से उसकी तलवार छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वे तलवार छुड़ा ही नहीं पाते। यह देखकर योशिरो सोचता है कि अभी भी तांजीरो के अंदर फाइट करने की विल पावर बची हुई है। इतने में ही एक डेमन स्लेयर उन्हें बताता है कि तांजीरो की पल्स वापस आ चुकी है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और तांजीरो को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी मुराता जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुजान हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम सभी को कंट्रीब्यूट करना ही होगा। तभी एकदम से तांजीरो अपनी आंखें खोल लेता है। इसके बाद हम बैटलफील्ड में देखते हैं जहां गियोमे अपने वेपन से मुजन के मिडिल पार्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सानेमी नीचे पड़ी हुई एक सील उठाता है और उसे अपने माथे पर लगा लेता है और अपनी विंड ब्रीदिंग का यूज करता है। अब क्योंकि गियोमे के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वह पूरी तरह से मुजान की बॉडी पर कंसंट्रेट करता है। तभी उसे पता चलता है कि मुजान के अंदर कई सारे हार्ट्स और ब्रेन्स हैं। इसीलिए गियोमे सोचता है कि हमें इसके वाइटल ऑर्गन्स पर एक साथ हमला करना होगा, जो कि गियोमे अकेले तो नहीं कर पाएगा। इसलिए वह बाकी सारे हशरा से कहता है कि वे मुजान को ध्यान से ऑब्जर्व करें। ओबेनाई वैसा ही करता है और जो वह देखता है उसे देखकर वह हैरान रह जाता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। मुजान बहुत ही गुस्से में अपने हाथों और टेंटिकल्स की मदद से सभी पर हमला करता है, जिससे वहां एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं खड़ा हुआ काकुशी यह देखकर हैरान था कि मुजान वहां अकेला खड़ा हुआ था और ठीक उसके साइड में ही गियोमे बेहोश पड़ा हुआ था और उसका एक पैर भी पूरी तरह से कट चुका था। इसके बाद वह देखता है एक घर की छत पर जहां सानेमी पड़ा हुआ था और वहीं नीचे गियू पड़ा हुआ था जिसका हाथ कट चुका था। और इसी तरह बाकी सारे के सारे हशिरा और डेमन स्लेयर्स कहीं ना कहीं बेहोश पड़े हुए थे। इसके बाद हम कानाओ को देखते हैं जिसके माथे से उसकी सील हट चुकी थी और मुजान उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। कानाओ उस पर हमला करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। जैसे ही मुजान उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहां एंट्री होती है तांजीरो की। तांजीरो आते ही यूज करता है सन ब्रीडिंग द फायर गॉड शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस, जिससे मुजन का हाथ कट जाता है और वह दोबारा रीजनरेट भी नहीं हो पाता। इसके बाद तांजीरो कानाओ को एक काकुशी के पास छोड़ देता है।
जैसे ही वह मुझान के पास आता है, मुझान कहता है, तुम्हारे चेहरे की हालत तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। इस पर बिना कुछ कहे ही तांजीरो बहुत ही बेडैस अंदाज में मुझान की ओर देखता है। यह देखकर मुझान समझ चुका था कि तांजीरो अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद मुझान कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम दोनों में से डिमन कौन है। जिस पर तांजीरो बहुत ही गुस्से में कहता है, लेट्स पुट एन एंड टू दिस मुझान। इसी पैनल के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा, तो इंतजार करना। बाकी मिलता हूं किसी और नए वीडियो में।